हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ वर्ल्ड हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, पुनर्जागरण। देखिए, ये भी जो एग्ज़ाम होने वाला है बीपीएससी टीआरई का और स्टेट का एग्ज़ाम जो होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं क्योंकि ये वर्ल्ड हिस्ट्री का एक टॉपिक है। तो देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए, इसमें पहला पॉइंट है कि रेनेसा का शाब्दिक अर्थ, रेनेसा इसको इंग्लिश से बोलते हैं पुनर्जागरण को, तो पुनर्जन्म होता है। रेनेसा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पुनर्जन्म होता है। सीमित अर्थ में इस शब्द का प्रयोग यूनान और रोम की प्राचीन सभ्यता के ज्ञान विज्ञान के प्रति पुनः पैदा हुई रुचि के लिए होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं कि शास्त्रीय ग्रंथों के अध्ययन तथा यूनान और रोम की सभ्यताओं की अन्य उपलब्धियों ने यूरोपवासियों को बहुत प्रभावित किया है। ठीक है, मैं इसे एक बार पढ़ देता हूँ ताकि वीडियो बहुत बड़ा नहीं हो, आप लोग को बोरिंग नहीं लगे। ठीक है, फिर शास्त्रीय ग्रंथों के अध्ययन तथा यूनान और रोम की सभ्यताओं की अन्य उपलब्धियों ने यूरोपवासियों को बहुत प्रभावित किया था। फिर पुनर्जागरण मात्र प्राचीन ज्ञान, प्राचीन यूनान और रोम की उपलब्धियों की बढ़ती जानकारी तक सीमित नहीं था, अपितु इसका संबंध जो है कला, साहित्य, धर्म, दर्शन, विज्ञान और राजनीति के क्षेत्र में भी हुए परिवर्तनों से था। ठीक है, पुनर्जागरण में सारे क्षेत्र में परिवर्तन आए थे। फिर पुनर्जागरण का प्रारंभ जो है इटली में हुआ था। देखिए, यहाँ क्वेश्चन बनना है, पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। इसका एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारण यह था कि यूरोप और पूर्व के देशों के मध्य हुए व्यापार के जो पुनरुत्थान ने इटली के शहरों को सर्वाधिक संपन्न बना दिया था। यह संपूर्ण व्यापार लगभग पूर्णतः इटली के शहरों के नियंत्रण में था। 16वीं शताब्दी में इटली के अधिकांश भाग जो थे 5 प्रमुख राज्यों का नियंत्रण था। ठीक है, 16वीं सदी में क्या था कि इटली के अधिकांश भाग पर 5 प्रमुख राज्यों का नियंत्रण था। ये 5 राज्य कौन कौन थे? तो मिलान, वेनिस, फ्लोरेंस, नेपल्स और चर्च। ठीक है, वे 5 राज्य कौन कौन थे? मिलान, वेनिस, फ्लोरेंस, नेपल्स और चर्च। इटली के शहरों का विकास जो है सामंती नियंत्रण से मुक्त वातावरण में हुआ था। इस आज़ादी ने चिंतन और साहस की भावना को प्रोत्साहन दिया था। इटली के इन राज्यों के शासक ज्ञान विज्ञान और कला के संरक्षक थे। यूरोप के बौद्धिक और सांस्कृतिक जीवन पर सदियों तक कैथोलिक चर्च का ही प्रभुत्व रहा था, परंतु पुनर्जागरण ने चर्च के इस प्रभुत्व को कमजोर बना दिया था। फिर नेक्स्ट ये मानवतावाद। तो पुनर्जागरण की विचारधारा की मुख्य विशेषता मानववाद थी। ठीक है, विचारधारा की मुख्य विशेषता क्या रही है? मानवतावाद रही है। यह पुनर्जागरण का केंद्र बिंदु था। मानवतावाद क्या था? वो केंद्र बिंदु था पुनर्जागरण का। बुनियादी तौर पर इसने दैवीय और पारलौकिक के स्थान पर मानवीय तथा प्राकृतिक सत्ता को महत्व प्रदान किया है। मानवतावाद एक ऐसी विचारधारा थी जिसमें मानव का गुणगान किया गया, उसकी सारभूत मान मर्यादा पर बल दिया गया, उसकी अपार सृजन शक्ति में अटूट आस्था व्यक्त की गई तथा व्यक्ति के स्वतंत्र और व्यक्ति के अधिकारों की घोषणा की गई। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। इसका सरोकार, यदि पूरे जागरण का जो सरोकार था सभी तरह के सांसारिक सुख दुख भोगने वाले मानव से था। इसमें धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है। क्या किया है पुनर्जागरण ने? पुनर्जागरण मतलब क्या होता है? फिर से जागना। ठीक है, यानी हम पहले अंधकार में थे, अब हम उजाले में आ रहे हैं, यानी हम पहले अज्ञानता में थे, अब ज्ञानता में आ रहे हैं। ठीक है, इसमें धार्मिक आडंबरों का विरोध किया गया और मानव के सुख भोग के अधिकार और सांसारिक इच्छाओं एवं आवश्यकताओं की पूर्ति किए जाने की अत्यधिक समर्थन किया। फिर नीचे आते हैं। इसमें दैवीय तथा पारलौकिक तत्वों के स्थान पर मानवीय और इहलौकिक तत्वों को महत्व दिया गया तथा इसने मानव से आग्रह किया कि वह चर्च द्वारा प्रतिपादित परलोक की चिंता छोड़कर इसी धरती पर सुख प्राप्त करने का प्रयास करे। 15वीं सदी के इटालवी मानवतावादी पिको डेल्ला मारंतदोला ने अपने लेखन में पुनर्जागरण के इस विश्वास को व्यक्त किया कि मानव एक महान चमत्कार है। उन्होंने लिखा है कि मनुष्य से अधिक अद्भुत कुछ भी नहीं है। ठीक है, किसने लिखा है? पिको डेल्ला मारंतदोला ने लिखा है कि मानव मनुष्य से अधिक अद्भुत कुछ भी नहीं है। पुनर्जागरण काल के व्यक्ति ज्ञान के भूखे थे। उन्होंने अनुभव किया कि मनुष्य का जीवन महत्वपूर्ण है। साहित्य और इतिहास को अब मानविकी कहा जाने लगा। साहित्य और इतिहास को क्या कहा जाने लगा? अब मानविकी कहा जाने लगा। इनका उद्देश्य मुख्य रूप से मानव के इस संसार के क्रियाकलापों को समझना था, न कि मृत्यु के उपरांत के जीवन को। ठीक है, संसार के क्रियाकलापों को समझना था, न कि मृत्यु के उपरांत क्या हो रहा है उसके जीवन को समझना उसका उद्देश्य नहीं था। पुनर्जागरण काल का कलाकारों ने अपने विषय तो बाइबिल से लिए। क्या है कि पुनर्जागरण काल के कलाकारों ने अपने विषय तो बाइबिल से लिए, परंतु मानव का चित्रण समस्त पार्थिव सौंदर्य और ओज के साथ किया। फिर नेक्स्ट है ये कला और स्थापत्य। पुनर्जागरण में कला और स्थापत्य। पुनर्जागरण काल के कलाकारों ने बाइबिल के विषयों का तो उपयोग किया, परंतु इन विषयों की उन्होंने जो व्याख्या की उसमें परंपरागत धार्मिक दृष्टिकोण को नहीं अपनाया गया।
कला ने अब तक ऐसी स्वतंत्र गतिविधियों का स्वरूप प्राप्त किया था जो मध्य युग में कहीं दिखाई नहीं देती थी। पुनर्जागरण काल में कलाकार की अपनी स्वतंत्र पहचान बनी, उसकी अपनी शैली थी और उसे समाज में अत्यधिक सम्मान मिला। पुनर्जागरण काल के सभी कला रूपों में सबसे ज़्यादा उसके विकास चित्रकला का हुआ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि पुनर्जागरण काल में क्या हुआ था कि सभी कला रूपों में सबसे ज़्यादा विकास किसका हुआ था? चित्रकला का हुआ था। तो यहाँ आपका वीडियो समाप्त होता है। देखिए ये पुनर्जागरण का जो टॉपिक है मैं इसको 4 पार्ट में लेकर आऊँगा, क्योंकि एक पार्ट में बनाऊँगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो मैं सारा टॉपिक इससे करा दूँगा, इस बुक से। जर्मनी का जो क्रांति है, फिर है फ्रांसीसी क्रांति, फिर है रूसी क्रांति, फिर प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व, जितने भी टॉपिक है वर्ल्ड हिस्ट्री के मैं सारा टॉपिक करा दूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर करें। Thanks for watching and subscribe for more videos and press the bell icon please.